जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक संसाधन एवं विकास यानी कि रिसोर्स एवं डेवलपमेंट। खासतौर से इस क्लास 10th के लिए है। हेलो एवरीवन, स्टडी ट्यूब द लर्नर चॉइस में आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को डिस्कस करते हैं। भूगोल का पार्ट 1 है यानी ज्योग्राफी लेसन 1 है, रिसोर्स एवं डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं, यानी कि संसाधन कहते किसे हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। यानी वे सभी चीज़ें जो आर्थिक रूप से संभव एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वे क्या है? संसाधन है। और जिनमें हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने की क्षमता होती है, वो क्या है? संसाधन है। हम एक लाइन में कह सकते हैं कि जिन वस्तुओं में हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने की क्षमता होती है, वो क्या है? संसाधन है। आइए आगे बढ़ते हैं। आप ये फ्लो चार्ट के माध्यम से देख पा रहे हैं कि ये संसाधन, फिर संसाधन के दो प्रकार हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, फिर उसके प्रकार हैं। यानी कि ये एक आपका फ्लो चार्ट है, चलता चला जा रहा है। हम इसको आगे समझते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब हम समझते हैं संसाधनों के प्रकार, यानी कितने प्रकार के संसाधन हैं, कौन कौन से संसाधन हैं। संसाधनों के प्रकार को समझना हमको बहुत ज़रूरी है। अगर हम संसाधनों के प्रकार को समझे रहेंगे तो ईजिली हम फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, अदरवाइज फ्लो चार्ट हम नहीं बना पाएंगे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखते वक्त अगर आप फ्लो चार्ट भी बना देते हैं तो जो एग्जामिनर होता है, यानी कॉपी चेक करने वाला होता है, वो प्रभावित होता है। वो समझता है कि आपको कुछ आता है, यानी कि इस टॉपिक पे आप कुछ जानते हैं, तभी आप फ्लो चार्ट बना पा रहे हैं। संसाधनों के प्रकार में सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पे कौन कौन से संसाधन हैं। तो उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार के संसाधन हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं। अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणीजात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। ये सभी चीज़ें क्या हैं? जैव संसाधन के अंतर्गत आती हैं। अजैव संसाधन के अंतर्गत क्या है? वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। यहाँ पे अजैव होगा, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें और धातुएं। धातु और चट्टान में कोई जीव तो है नहीं, इसलिए हम क्या इनको अजैव संसाधन के रूप में जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसाधनों के प्रकार में दूसरा है समाप्यता के आधार पर, यानी कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं जो समाप्त हो जाते हैं, कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं जो नहीं समाप्त होते, उसके आधार पर संसाधनों को बांटा गया है। तो समाप्यता के आधार पर सबसे पहला संसाधन है नवीकरणीय योग्य संसाधन, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। नवीकरणीय योग्य संसाधन। आइए पढ़ते हैं। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन या पुनः आपूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। आप यहाँ समझ पा रहे हैं, जिनका हम एक बार प्रयोग कर लेते हैं फिर दोबारा प्रयोग करते हैं, वैसे संसाधन नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। अब जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन एवं वन्य जीवन, ये सभी क्या है? हमें दोबारा से प्राप्त हो सकते हैं। आपने सौर ऊर्जा का प्रयोग कर लिया तो वो नष्ट तो हुआ नहीं, उसको हम दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं। हवाएं चल रही हैं, उससे हमने बिजली बनाया, एक अगले स्थान पे और पन बिजली लगा कर रखा हुआ है मैंने, तो वहाँ से भी बिजली बन गया।
कि ये जो हवाएं हैं, जल हैं, ये क्या है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है, इसका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधन जिनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं उसको है नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। समापिता के आधार पे और भी प्रकार हैं, उसको देखते हैं। समापिता के आधार पे दूसरा प्रकार है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अनवीकरणीय योग्य संसाधन। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे पुनः चक्रीय और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय होते हैं। कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय होते हैं और जीवाश्म ईंधन अचक्रीय होते हैं। यानी धातुओं को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जैसे कि हमने धातु से एक कार बनाया, फिर 10 से 15 साल बाद वो कार खराब हो गई, स्क्रैप में गई, फिर उस लोहे को पिघला करके हमने कुछ और बना दिया, तो उसका हम बार बार प्रयोग करते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं पुनः चक्रीय। और अचक्रीय क्या है? अचक्रीय में जैसे आप जमीन के अंदर से कोयला निकालें, अब कोयले को जला दिए, तो क्या आप पुनः उस राख से कोयला बना सकते हैं? नहीं बना सकते, इसलिए क्या है, अचक्रीय है। तो अनवीकरणीय योग्य संसाधन दो प्रकार के होते हैं, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। पुनः चक्रीय में धातुएं आ जाते हैं और अचक्रीय में जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, ये क्या है, अचक्रीय हैं। इनको हम दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व यानी मालिकाना हक के आधार पे कौन कौन से संसाधन है, इसके बारे में हम जानेंगे। स्वामित्व आप समझते होंगे, मालिकाना हक। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है व्यक्तिगत संसाधन, जिसको हम पर्सनल रिसोर्स कह सकते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। जो व्यक्तिगत संसाधन होते हैं वो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और कुछ लोग भूमिहीन भी होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घर व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं, जैसे बाग, चारागाह, तालाब, कुआं, जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, ये सभी संसाधन जैसे बाग हो गया, चारागाह हो गया, तालाब हो गया और कुएं हो गए, ये क्या है, निजी यानी स्वामित्व, व्यक्तिगत स्वामित्व, व्यक्तिगत संसाधन के उदाहरण हैं। आपने देखा होगा गांव में कि क्या किसी के पास कुआं होता है। पहले के टाइम में कुएं से पानी निकालते थे तो एक लोग का कुआं होता था, उस पे गांव के या मोहल्ले के सारे लोग आते थे, पानी वहां से निकालते थे। और वो जिसका कुआं होता था वो सिंचाई भी करता था उसी से, तो उसका व्यक्तिगत संपत्ति है। तो ये क्या व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। कुछ लोग होते हैं जिनके पास बागीचे होते हैं, बागान होते हैं, वो क्या उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है। कुछ लोग हैं जिनके पास ढेर सारे खेत हैं, यानी 10 बीघा 15 बीघा खेत है, ठीक है, तो वो क्या उनका व्यक्तिगत है, इसलिए उनको क्या इसको कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, मालिकाना हक के आधार पर। दूसरा है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ऐसे संसाधन जो एक समुदाय के लिए उपलब्ध है, ऐसे संसाधन जो एक समुदाय के लिए उपलब्ध है, वो क्या सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं। स्वामित्व के आधार पर दूसरे प्रकार का संसाधन है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ऐसे संसाधन जिसका उपयोग एक समुदाय के लोग करते हैं। यह संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांवों में चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि और नगरीय क्षेत्रों की सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान आदि सार्वजनिक या सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन हैं। जैसे आप शहरों में देखते हैं कि कोई पार्क बना है, तो जो नगर पालिका है, नगर परिषद है, ये क्या एक पार्क बनवा देती है कि उस समुदाय के सभी लोग उस पार्क में जाएं। ठीक है, शमशान भूमि होती है, चारण भूमि होती है। चारण भूमि जिसमें हम पशुओं को चराते हैं, तो कुछ ऐसे एक चारण भूमि होती है जो समुदाय के सभी लोग यूज करते हैं, यानी अपने पशुओं को वहाँ पर ले जाते हैं चराने के लिए। कुछ तालाब हैं
ये क्या है, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन है। इसमें समुदाय के सभी लोग जा सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। खेल के मैदान हो गए, खेल के मैदान में सभी लोग जा सकते हैं। तो ये जो संसाधन है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। स्वामित्व के आधार पे अगला संसाधन राष्ट्रीय संसाधन। क्या? राष्ट्रीय संसाधन यानी कि नेशनल रिसोर्स। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। यानी कि हम टेक्निकल रूप से देखें तो देश में जो भी संसाधन पाया जाता है वो क्या, सब राष्ट्रीय संसाधन है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील यानी कि 22.2 किमी तक महासागरीय क्षेत्रों व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। इसको हम आगे समझेंगे। तो जैसे कि भारत है, भारत में आप साउथ में जाएंगे फिर समुद्र स्टार्ट हो जाएगा। तो समुद्र के अंदर तक यानी कि समुद्र में 22.2 किमी तक जो भी संसाधन है वो क्या है, राष्ट्र की संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। यानी कि जल संसाधन, वन्य जीव, ये सारी चीजें क्या है, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। यानी स्वामित्व के आधार पे अगला संसाधन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ ऐसे संसाधन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ पे इन होगा। इन संसाधनों को जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहमति के बिना नहीं उपयोग किया जा सकता है। ऐसे संसाधन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। आइए इसको समझते हैं। ये जो 200 समुद्री मील है इसको समझते हैं हम। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं वर्ल्ड मैप। ये क्या है, वर्ल्ड मैप है। अभी हमने पीछे बताया जो राष्ट्रीय संसाधन था उसमें कि 22.2 किलोमीटर के अंतर्गत जो महासागर में है आएगा, वो क्या राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। और हमने ये भी देखा जो 200 समुद्री मील, ठीक है, 200 समुद्री मील के बाहर है, वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा अनुमति लेने के बाद ही उस संसाधन का उपयोग हम कर सकते हैं। ये 200 समुद्री मील है, इसको समझते हैं। 22.2 किलोमीटर यानी कि जैसे भारत है, भारत से 22.2 किलोमीटर समुद्र की तरफ गए तो वहां तक का संसाधन हमारा राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और जो रही 200 की बात, तो मान लीजिए एक देश ये है और एक देश ये है, इससे 200 की दूरी यहाँ तक आई, इससे 200 की दूरी यहाँ तक आई। अब आप देख पा रहे हैं जो भाग बीच में बचा हुआ है, जो भाग बीच में बचा हुआ है, ये भाग जो बीच में बचा है, इसका उपयोग यहाँ पे जो भी संसाधन है इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय सहमति से कोई भी देश कर सकता है। तो ये 200 समुद्री मील का फार्मूला है। यानी कि ये 200 समुद्री मील इधर चले और 200 समुद्री मील इधर चले, बीच में जो भी जगह बच गया, इसके अंतर्गत कोई संसाधन आता है, इसके बीच कोई अगर देश नहीं है, तो इस बीच में कोई देश नहीं है तो इसके बीच जो भी संसाधन आएगा वो विश्व के कोई भी देश उपयोग कर सकता है अंतर्राष्ट्रीय सहमति के बाद। ये आगे बढ़ते हैं। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन, यानी कि विकास के स्तर के आधार पर कौन कौन से संसाधन है उसको हम देखते हैं। विकास के स्तर के आधार पर पहला संसाधन है संभावी संसाधन। यह वे संसाधन है जिनकी संभावना है। आइए देखते हैं। यह वे संसाधन, यहाँ पे वे होगा, वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। जैसे भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावना है। यानी जो राजस्थान है, गुजरात है, जैसे कि राजस्थान डेजर्ट है तो वहाँ पे हम क्या सोलर पैनल लगा करके, खेती बाड़ी तो होती नहीं है, सोलर पैनल लगा करके हम सौर ऊर्जा उत्पादित कर सकते हैं।
पवन चक्की लगा करके पवन ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। तो वहाँ पे अपार संभावनाएं हैं, ठीक है, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, परंतु इसका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। जो संसाधन है, ये संभावित संसाधन हैं, इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे ये हो रहा है। सोलर पैनल लग रहे हैं, पवन चक्कियाँ लग रही हैं, इनका उपयोग हम करेंगे। इन फ्यूचर ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी संसाधन होने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। विकास के स्तर के आधार पर दूसरा संसाधन है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका विकास हो चुका है, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनकी उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। इसको हम कैसे समझते हैं? जैसे बात करें उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की, तो सोनभद्र जिले में ये कहा जा रहा है कि इतने क्षेत्र में इतना सोना पाया जाएगा। या किसी अन्य जगह की बात करें तो एक विशेष क्षेत्र, जैसे हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में ये कहा जा सकता है कि झारखंड में जो जमीन से कोयला निकाला जा रहा है उसकी संभावना इतनी है कि हम क्या एक एग्जांपल ले लेते हैं, उदाहरण, जैसे कि 10 साल तक हम वहाँ से कोयला निकाल सकते हैं, इसके बाद वहाँ का कोयला खत्म हो जाएगा। तो ये क्या एक प्रकार का विकसित संसाधन है जिसका हम सर्वेक्षण कर चुके हैं। मान लीजिए कि वो 50 वर्ग किलोमीटर में कोयला विद्यमान है, उसको हम 10 साल तक निकालेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। एक निश्चित मात्रा में हम 10 साल तक अगर निकालते हैं तो वो कोयला वहां से खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार के संसाधन क्या विकसित संसाधन कहलाते हैं, जिनका हम एक सर्वेक्षण के द्वारा अनुमान लगा सकते हैं कि भाई इतना कोयला या इतना संसाधन यहाँ से हम निकाल सकते हैं इतने दिन तक, अगर इतना हम डेली निकाले तो इस प्रकार के संसाधन क्या कहलाते हैं? विकसित संसाधन कहलाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या? भंडार और संचित कोष। भंडार और संचित कोष ये तीसरे प्रकार का संसाधन है। विकास के स्तर के आधार पर तीसरा संसाधन है भंडार और संचित कोष। पहले हम भंडार को समझ लेते हैं, ठीक है, भंडार को हम समझ लेते हैं पहले। देखिए, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है। यानी हमारे पर्यावरण में वो चीजें जो उपलब्ध है लेकिन हमारे पास सही तकनीक न होने के कारण हमारे पहुंच से वो बाहर है। इस प्रकार के संसाधन क्या कहलाते हैं? भंडार में शामिल है। इस प्रकार के संसाधन क्या? भंडार में शामिल है। इस प्रकार के हम संसाधन को कह सकते हैं कि ये क्या? भंडार है। भंडार तो है लेकिन हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उसको उपयोग करने के लिए हमारे पास सही तकनीक नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम ले लें तो उदाहरण के लिए लेते हैं जल है। जल दो चीज़ों से मिलकर के बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। भविष्य में हाइड्रोजन ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत हो सकता है। वर्तमान में तो हम ऊर्जा यानी कि हाइड्रोजन का प्रयोग ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास सही तकनीक नहीं है। अगर हमारे पास सही तकनीक आ जाए तो उसी हाइड्रोजन से, जैसे हम पेट्रोल डीजल से गाड़ियाँ चला रहे हैं, हाइड्रोजन से गाड़ियाँ चला सकते हैं, सबके लिए सामान्य हो जाएगा। बट अभी तकनीक ये बहुत अच्छे से विकसित नहीं हुई, इसलिए हम हाइड्रोजन का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे पास तो हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में है लेकिन उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं ये क्या? भंडारा है लेकिन हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास सही तकनीक नहीं है उसको प्रयोग करने की, इसलिए हम हाइड्रोजन का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। संचित कोष, ये संचित कोष जो है कि भंडार का ही एक हिस्सा है। संचित कोष एक भंडार का ही हिस्सा है, यानी कि इसी का एक भाग है। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं किया हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बाद में जल वन संचित कोष है जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। जैसे बाद में जल भरा हुआ है वो क्या? एक संचित है, संचित कोष है। जल से तो हम अपार बिजली बना सकते हैं लेकिन इसका हम अभी ज़्यादा प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं।
जैसे जैसे हमारी तकनीकी विकसित होती जाएगी इसका प्रयोग हम करते जाएंगे, तो भविष्य में इसका प्रयोग हम यानी इससे ये ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत हो सकता है। तो यहाँ तक विकास के स्तर के आधार पे संसाधन कंप्लीट होते हैं। आज के लिए इतना ही। यह भूगोल पार्ट 1 का पार्ट 1 है। इसके आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप अपने दोस्तों को अवश्य साझा करें। आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपना 10th का नोट्स भी बना सकते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा और हेल्पफुल होगा। थैंक यू क्लास।